एवरीवन। तो एक टॉपिक है पेपर लीक की समस्या। ठीक है, अभी हाल ही में यह बहुत ही चर्चा में रहा है और पेपर लीक हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है। हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी राज्य में यह होता रहता है। तो देखें कहाँ क्या स्थिति है। पिछले 5 साल में यूपी, कहाँ यूपी में पेपर लीक की 8 घटनाएं हुई है। राजस्थान और महाराष्ट्र में करीब करीब 7 घटनाएं हुई हैं। बिहार में पेपर लीक की 6 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2023 के कांस्टेबल और शिक्षक भर्ती परीक्षा भी शामिल है। गुजरात और मध्य प्रदेश में करीब ऐसे 4 मामले सामने आए हैं। इन राज्यों में देश की युवा आबादी का 52% हिस्सा है। तो इन सभी राज्यों में क्या हो रहा है, पेपर लीक के मामले पिछले 5 सालों में आए ही हैं। आप देख लीजिए, यूपी में 8 मामले हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र में 7 मामले हैं, बिहार में 6 मामले हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश में 4 मामले हैं। और इन राज्यों में देश की युवा आबादी कितनी है, 52%। पिछले कुछ सालों में नीट परीक्षा में भी धांधली की स्थिति देखी गई है। पेपर लीक के मामले देखे गए हैं। नीट 2024 में देखिए पेपर लीक हुआ है। एमबीबीएस की 1,08,915 सीटों की प्रतिस्पर्धा में लगभग कितने उम्मीदवार होते हैं, कितने प्रतिभागी हैं? 23.33 लाख लोग एग्जाम देते हैं। और इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। बिहार में इस साल लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उसमें लगभग 3.75 लाख उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। पिछले साल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 18 लाख छात्र प्रभावित हुए थे। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, तो 2023 कांस्टेबल पेपर के लिए 46 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था और वो पेपर लीक के कारण प्रभावित हुए। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में लगभग 10 लाख उम्मीदवार क्या हुए, प्रभावित हुए। 2021 में गुजरात हेड क्लर्क परीक्षा में लगभग 88,000 उम्मीदवार पेपर लीक के कारण प्रभावित हुए थे। अब आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट क्या कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 की फाइंडिंग क्या है। देश की युवा आबादी 15 से 29 वर्ष की आयु में बेरोजगारों की संख्या कितनी है, 83% है। और यह सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों में बेरोजगारों की संख्या बहुत ही खराब स्थिति में है। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसे पेपर लीक की समस्या होने का मेन रीजन क्या है, कारण क्या है। तो देखिए, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये कैसे क्षेत्र हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं और यहाँ ही पेपर लीक की घटनाएं सर्वाधिक होती है। इसका मुख्य कारण जो है, स्थिर आर्थिक माहौल का होना है। मतलब अर्थव्यवस्था कैसी है, स्थिर है। यहाँ रोजगार के अवसर कैसे हैं, सीमित है। ज्यादातर लोग कृषि कार्यों में संलिप्त हैं या छोटे मोटे सेल्फ रोजगार में संलिप्त हैं। तो इन क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति का स्थिर होना सबसे बड़ा कारण है। देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से के राज्यों की तुलना में इन राज्यों में कोई समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, जहां निजी क्षेत्र रोजगार प्रदान करने में आगे आ सके। तो जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है, सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर का होने के कारण यह आवश्यक है कि उस तरीके के जो हाई लेवल के रोजगार हैं, जो आईटी से रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं,
उस तरीके की इंडस्ट्री का विकास होना आवश्यक है। तो जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ इसकी कमी है, खासकर बिहार जैसे राज्यों में तो उद्योगों का एकदम ही अभाव है। इन राज्यों में पेपर लीक के मूल में स्थिर अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है? स्थिर है, जिससे रोजगार पैदा करने में यह सक्षम नहीं हो रही है। जो पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने में विफल हो रही है, जिससे सरकारी नौकरियों की मांग में क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई है। तो जो प्राइवेट सेक्टर के जो रोजगार होते हैं, जो गुणवत्तापूर्ण रोजगार होते हैं, उसका अवसर यहाँ के युवाओं को नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये जो मुट्ठी भर रोजगार जो सरकारी क्षेत्र में बचे हुए हैं, इसलिए इन नौकरियों की मांग क्या है? सर्वाधिक बनी हुई है। दूसरी बात और क्या है? गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की मांग और इनकी सीमित उपलब्धता। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ मात्र केवल 13% युवा ही हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। उसमें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कितनी मिलती है आप सभी को पता है। इसीलिए जो बाजार की मांग है और जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा गैप है। युवाओं के पास क्या है? स्किल की कमी है। जैसे श्रम बाजार की उच्च कुशल व्यक्तियों की जरूरत है और वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा के बीच में क्या है? भारी अंतर है। तो जो हमें स्किल मिलता है और जो बाजार में स्किल चाहिए उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। आगे देखिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल या सामाजिक विज्ञान जैसे स्ट्रीम पर बहुत ज़्यादा बोझ है। हमारे यहाँ अगर कल्चरल एस्पेक्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा माँ बाप या समाज क्या कहता है? इंजीनियर बन जाओ या मेडिकल के क्षेत्र में जाओ या सरकारी जॉब की जनरल की तैयारी करो, आईएएस आईपीएस बनो। इसके अलावा किसी को किसी भी अन्य क्षेत्र के रोजगार में कोई रुचि नहीं है। इस कारण से इंजीनियरिंग, मेडिकल और सामाजिक विज्ञान जैसे स्ट्रीम पर क्या है? बहुत ज़्यादा बोझ है, क्योंकि अन्य विकल्प जो नए जमाने के स्किल प्रदान कर सकते हैं, वो युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, उस क्षेत्र को का अन्वेषण हम अभी कर ही नहीं रहे हैं। युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी जैसे नए उद्योग में रोजगार मिल सकता है, वहाँ ये अब तक इनका पहुंच नहीं हो पाया है। तो हमें अलग अलग क्षेत्र के अवसर को प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। हमारे यहाँ मतलब बस हम इंजीनियरिंग, मेडिकल और जनरल जो तैयारियां हैं, रेलवे है, एसएससी है, आईएएस आईपीएस, इसी पर लगे हुए हैं। और इस क्षेत्र में रोजगार क्या है? सरकारी जॉब क्या है? मुट्ठी भर है। और कंपटीशन क्या है? हाई है। बेरोजगारी का स्तर क्या है? हाई है। मेडिकल के समक्ष क्या समस्या है? तो देखिए, मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस सीट दोनों ही संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्या हुआ है? मेडिकल कॉलेज 2014 से पहले 387 थे, जो बढ़कर वर्तमान में 706 हो गया है। जबकि एमबीबीएस सीटें पहले 51,348 थी, जो वर्तमान समय में बढ़कर कितनी हो गई है? 1,08,940 हो गई है। इस विस्तार के बावजूद भी क्या स्थिति है? क्या समस्या है? नीट एस्पायरेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस अनुपात में सीट की संख्या बढ़ी है, उससे ज़्यादा जो है इसकी तैयारी करने वालों की संख्या बढ़ गई है। 2021 में आवेदकों की संख्या 16.14 लाख थी, जो इस साल 2024 में 23.33 लाख हो गई है, जो मांग और आपूर्ति के बीच लगातार अंतर को दर्शाता है। तो आप देखिए, सीट कितने हैं? 1,08,000। और आवेदक कितने हैं? 23 लाख। तो देखिए मांग कितनी है और इसके साथ आपूर्ति कितना है? बहुत कम है। नीट एस्पायरेंट की बढ़ती संख्या इंजीनियरिंग छात्रों की तुलना में जीव विज्ञान के छात्रों के लिए उपलब्ध सीमित विकल्प को दर्शाता है।
क्योंकि इनके पास इंजीनियरिंग छात्रों के पास तो कम से कम पर्याप्त कॉलेज उपलब्ध हैं, लेकिन नीट एस्पायरेंट के पास पर्याप्त कॉलेजों की कमी है। दूसरी समस्या क्या है? किफायती निजी मेडिकल एजुकेशन की भारत में बहुत बड़ी कमी है, जो छात्रों को नीट परीक्षाएं बार बार देने के लिए क्या कर रहा है? मजबूर कर रहा है, जिससे यह परीक्षा भी कैसी हो रही है? संघ लोक सेवा आयोग का एक और एडिशन बनती जा रही है। ठीक, एक फाइंडिंग है जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई है। इन्होंने पाया कि इसका प्रकाशन कब सार्वजनिक किया गया जी? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार, जिसे सरकार ने दिसंबर 2022 में सार्वजनिक किया, निजी कॉलेजों में एमबीबीएस के लिए औसत वार्षिक शुल्क 11.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है। इसकी तुलना में दिल्ली में सार्वजनिक वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में छात्रों को पहले शैक्षणिक वर्ष में मात्र 30,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा था। तो आप देख लीजिए कि निजी क्षेत्र में जो ये सरकार की फाइंडिंग है वो बता क्या रही है कि वार्षिक शुल्क कितना है? 11.5 लाख। वहीं सरकारी में कितना है? तो मात्र 30,000। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, इसके कारण ही जो नीट एस्पायरेंट हैं सरकारी कॉलेजों में जाने के लिए इच्छुक होते हैं। दूसरी समस्या क्या है? जीव विज्ञान के छात्रों के लिए एक सीमा और भी है, जिसके कारण वे एमबीबीएस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो जीव विज्ञान की अपनी एक सीमा है, इसका अदर स्कोप क्या है? नहीं है। तीसरी समस्या एक और दिखाई क्या पड़ रही है? निजी कॉलेजों में अत्यधिक फी के कारण उनके पास केवल नीट परीक्षा पास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो निजी कॉलेजों की फी क्या है? बहुत हाई है। तो जो उम्मीदवार हैं उनको नीट परीक्षा पास करना क्या है? अनिवार्य है। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, जिससे वे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला ले सकें, जो मांग की तुलना में क्या है? बहुत ही कम है। वर्तमान प्रणाली 2% योग्यता और 2% अमीरों पर आधारित है, जहां नीट उत्तीर्ण करने वाले 2% छात्र मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? वो सरकारी कॉलेज में चले जाते हैं, जबकि 2% अमीर जो उच्च कॉलेज फी वहन कर सकते हैं उन्हें निजी कॉलेजों में प्रवेश मिल जाता है। तो ये क्या है? वर्तमान की प्रणाली है, 2% योग्यता और 2% अमीरों पर आधारित बनी हुई है। उपाय क्या हो सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग जो परीक्षाओं का आयोजन कराता है उसे डिजिटल कर दे, ऑनलाइन कर दे। राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कलम और कागज के तरीकों के इस्तेमाल की जगह आयोग को परीक्षा के डिजिटल तरीकों को अपनाना चाहिए, लेकिन शर्त क्या है कि सबसे पहले मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय किया जाना चाहिए और प्रोटोकॉल का निर्धारण करना चाहिए। अधिकांश आयोगों का इस्तेमाल राज्य सरकारों द्वारा राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के उद्देश्य से विभिन्न समूहों के अधिकारियों और सदस्यों को समायोजित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो राज्य सरकारें हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेती है और विभिन्न समूहों के अधिकारी और सदस्यों को क्या करती है? समायोजित करती है। तो इससे दूरी बनाए जाने की आवश्यकता है। आयोग को गुणवत्ता और ईमानदारी के आधार पर चलाया जाना चाहिए, न कि जातिगत प्रतिनिधित्व के आधार पर। तो जो ये राजनीति का खेल है उसको इससे दूर करना चाहिए और आयोग को गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ चलाया जाना चाहिए, ना कि जातिगत प्रतिनिधित्व के आधार पर।
क्योंकि आयोग जो है सोशल इंजीनियरिंग सर्विस नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग का केंद्र नहीं है। शीर्ष स्तर पर स्वच्छ और बेदाग ट्रैक रिकॉर्ड वाले लोगों की तैनाती और संगठित गिरोह की पहचान को जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ किसको बैठाना चाहिए? जिनकी छवि क्या है? स्वच्छ और बेदाग है। जैसे अशोक खेमका का नाम आपने सुना होगा। ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है। प्रत्येक संभावित अंतर का पता लगाने के लिए सभी घटकों के कार्यों का क्या किया जाना चाहिए? ऑडिट किया जाना चाहिए। छोटे पैमाने की परीक्षा के लिए केंद्रों पर ही प्रश्न पत्रों की छपाई की जा सकती है, अगर छोटा एग्जाम है तो। ठीक, ताकि कम से कम उन्हें छेड़छाड़ प्रूफ बनाया जा सके। तो ये कुछ स्टेप्स हम ले सकते हैं। निष्कर्ष क्या है कि मध्यम और निम्न वर्ग के कर्मचारी, जो मध्यम और निम्न वर्ग के लोग हैं, वो सरकारी नौकरी के प्रति क्या है? काफी आसक्त हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी क्या देती है? सुरक्षा की अवधारणा देती है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। आपको पता है कि अगर आप छोटे जॉब में भी हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, कई जगह घरों की उपलब्धता होती है। तो हर लोग जो है सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए उनकी पसंद और हताशा में बहुत भूमिका निभाती है। जो मध्यम क्लास है, जो निम्न वर्ग है, उसके लिए, कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा की अवधारणा सरकारी जॉब में है। इस कारण से ही सरकारी जॉब के प्रति हमारी आसक्ति क्या है? सर्वाधिक बनी हुई है। दूसरा कि जो इकोनॉमी का स्तर है, जो रोजगार सृजन नहीं कर पा रहा है, यह भी एक हमारे लिए क्या है? मुख्य मुद्दा है। और नीट एस्पायरेंट की स्थिति तो आपने देख ही ली। ठीक है, तो आप इस विषय को देखें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक्स अवश्य करें। धन्यवाद।